सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड जय हिंद सभी को। जय हिंद। या फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ चुके हैं यूनिवर्स, ठीक है। सेकंड लेक्चर में हमने पढ़ा था अर्थ के रोटेशन, रेवोल्यूशन एंड लैटिट्यूड्स, ठीक है, आपके लॉन्गिट्यूड्स। और आज थर्ड लेक्चर है और इसमें हम पढ़ने वाले हैं इंटीरियर ऑफ द अर्थ और प्लेट टेक्टोनिक्स, अर्थक्वेक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इसको बहुत फोकस से समझिएगा, आगे के लेक्चर्स में ये बहुत काम आने वाला है, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, जो इंटीरियर ऑफ द अर्थ होती है ना, इसमें हम पता कैसे लगाते हैं कि इंटीरियर में क्या क्या है। तो इसके दो सोर्सेज हमारे पास होते हैं। पहला होता है हमारा डायरेक्ट सोर्सेस, जिनको हम कह देते हैं। दूसरा इनडायरेक्ट सोर्सेस, ठीक है। डायरेक्ट सोर्सेस में आपके क्या क्या आते हैं? डायरेक्ट सोर्सेस में आपके आएंगे जो हम माइनिंग करते हैं। जब हम माइनिंग करते हैं ना, तो जो अंदर से रॉक्स वगैरह निकलती हैं, जो चट्टानें निकलती हैं, जो भी अंदर से मिनरल्स निकलते हैं, उनकी हम रीडिंग करते हैं और उधर से हम पता लगाते हैं कि अर्थ के इंटीरियर में कौन सा पार्ट किस तरह का है, लिक्विड है, सॉलिड है, गैस है, किस तरह का है, ठीक है। इसी का पार्ट हो जाएगा आपका ड्रिलिंग। दूसरा इसमें आ जाएगा आपका रॉक्स हो गया, ड्रिलिंग हो गई, है ना। वॉल्केनोज, जब वॉल्केनोज फटेंगे, अंदर का मैग्मा जो होगा, जब वो अंदर है तो मैग्मा है, बाहर आ गया तो वो लावा हो गया, है ना। जब ये अंदर से बाहर आया, इसकी रीडिंग करने पे हमें पता चलता है, इसमें से जो रॉक्स निकलती हैं उससे हमें पता चलता है डायरेक्टली। तो ये सारे डायरेक्ट सोर्सेस हो जाते हैं अपने, है ना। इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट सोर्सेस में क्या होता है? इनडायरेक्ट में आपका मीटियरॉइड्स वगैरह जो होंगे, मीटियरॉइड्स वगैरह होंगे। अब ये मीटियरॉइड्स क्या है, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था। मीटियरॉइड्स जो होते हैं ना, मीटियरॉइड्स क्या होते हैं? जो एस्टेरॉइड्स के टूटे हुए पार्ट्स होते हैं, जो रॉक्स होती हैं, है ना, रॉकी एलिमेंट होते हैं जो स्पेस में, उसके टूटे हुए पार्ट्स को हम मीटियरॉइड्स बोलते हैं। जब ये अर्थ के सरफेस में आते हैं तो मीटियोर हो जाते हैं। मीटियोर होते हैं, किनको बोलते हैं मीटियोर? जब अर्थ के सरफेस में आके जब ये बर्नआउट होते हैं, कहाँ पे? मीजोस्फेयर में। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है ना, मीजोस्फेयर में ये बर्नआउट होंगे। अगर बर्नआउट नहीं हुए हैं और अर्थ के सरफेस को टच करेंगे तो मीटियोराइट्स हो जाएंगे, है ना। तो जो मीटियोराइट्स मिलते हैं हमें, उसे ही हम रफली पता लगाते हैं कि हमारी अर्थ की एज भी 4.5 बिलियन ईयर्स अगो है, बिलियन ईयर्स है। और इसी की डायरेक्ट रीडिंग से हमें क्या पता चलता है कि अर्थ का स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है, कैसा हो सकता है ना। ये इनडायरेक्ट सोर्सेज में आता है। इसी प्रकार से अर्थक्वेक्स हमारे हो गए, अर्थक्वेक हो गए। जब अर्थक्वेक्स होते हैं, हम सिस्मोग्राफ वगैरह में रीडिंग्स लेते हैं, किस तरह का अर्थक्वेक है, क्या हुआ है धरती के अंदर, वो सारी चीजें अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं। ग्रेविटेशनल, ग्रेविटी, आपकी ग्रेविटी, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि अर्थ जो है ना, उसका शेप कुछ इस तरह का है। ये सेंटर पे, ये जो आपकी रेडियस होती है ना, ये ज्यादा होती है इक्वेटर पे, और सेंटर पे क्योंकि बल्ज है, चपटी है, मतलब फैली हुई है, और पोल्स पे आपकी चपटी है ना, पोल्स पे चपटी है। ये क्यों है? कौन सा फोर्स लगता है इसमें? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। पिछले लेक्चर में आपने सब कुछ सीखा है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है जब ये रोटेशन करती है तो बाहर की तरफ मूव करती है ना, उसकी वजह से ये बल्ज आ जाता है। तो डिफरेंट पार्ट ऑफ अर्थ में डिफरेंट ग्रेविटी हिट होती है, डिफरेंट ग्रेविटी होती है, जिससे हम पता लगाते हैं कि अर्थ का स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है ना। इन सारी चीजों को इनडायरेक्ट सोर्स बोलते हैं। चलिए, ये हो गया। आप आगे बढ़िए। आगे जब हम आते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंटीरियर ऑफ अर्थ। इंटीरियर ऑफ अर्थ में इसी को हम लेयर्स में डिवाइड करते हैं। मेनली प्राइमरली हम 3 लेयर में डिवाइड करेंगे अर्थ को। ये कैसा शेप है आप बोलोगे? तो ये जैसे ये अपनी अर्थ है, इसका मैंने ये वाला शेप जूम आउट कर दिया, ठीक है, एक शेप लेके, अब आप समझोगे। तो ये जो पहला वाला पार्ट है ना, जो आपको इतना दिख रहा है, देखो ये इतना वाला पार्ट दिख रहा है, अब इस पे फोकस करना, ठीक। ये वाला जो पार्ट दिख रहा है आपको, इसे हम कह देते हैं क्रस्ट।
इसे हम कह देते हैं क्रस्ट, है ना। ये आपका पहला वाला पार्ट हो गया। इसी के नीचे देखो, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसे हम कह देंगे सेकंड पार्ट, जिसे हम कह देंगे मेंटल। मेंटल। अब उसके बाद अलग कलर से बना देता हूं। ये जो आपका है थर्ड पार्ट, ये वाला पार्ट, इसे हम आपका कह देंगे कोर। प्राइमरली ये तीन पार्ट होते हैं अर्थ के इंटीरियर में। पहला पार्ट आपका ऊपर, जो कि मोस्ट सॉलिड पार्ट है, जिसको हम क्रस्ट बोलते हैं, यही आपका सरफेस होता है, ठीक है, जिसमें हम रहते हैं। दूसरा पार्ट आपका उसके नीचे हो जाएगा मेंटल, जिसको आगे हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, और उसके आगे का तीसरा पार्ट हो जाएगा कोर, जिसे आगे हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। अब ये जो आपका क्रस्ट है ना, अब ये जो आपका क्रस्ट है ना, ये भी दो प्रकार का होता है। देखो, जो आपके कॉन्टिनेंट्स हैं जहां पर हम रह रहे हैं, ये जो आपके कॉन्टिनेंट्स हैं जहां पर हम रह रहे हैं, जो जमीनी पार्ट है, जहां पर माउंटेन्स हैं, आपके प्लेटूज हैं, जहां पर हम रहते हैं, उसे हम कह देंगे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। और जिस पार्ट में पानी है, जिस पार्ट में पानी है, ओशंस है ना, उसे हम कह देंगे ओशनिक क्रस्ट। ओशनिक क्रस्ट, ठीक है। ये आपका पहला पार्ट हो गया, ये आपका दूसरा पार्ट हो गया। तो क्रस्ट के भी आपके दो पार्ट होते हैं, पहला आपका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, दूसरा आपका ओशनिक क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट याद रखेंगे थिक होती है। दोनों में क्या डिवाइड है? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो होगी ना आपकी, थिक होगी। ओशनिक क्रस्ट जो आपकी होती है, वो थिन होती है। यहाँ पर थिक लिखा है, थिन कर लेना, ये आपकी थिन होती है, ठीक है। लेकिन थिन होने के बावजूद ये डेंसर होती है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो होगी आपकी, वो हमेशा लेस डेंस होगी ओशनिक क्रस्ट से, और ओशनिक क्रस्ट जो आपकी होगी, वो ज्यादा डेंसर होगी, ज्यादा हैवी होगी, किससे? आपकी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से। ये बेसाल्टिक रॉक की बनी होती है ओशनिक क्रस्ट, और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट आपकी किससे बनी होती है? ग्रेनाइट से। ग्रेनाइटिक रॉक भी बोल देते हैं इसको, ग्रेनाइटिक रॉक बोल देते हैं, ठीक है। क्या बताया मैंने आपको? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, और आपकी ओशनिक क्रस्ट। ओशनिक क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो आपकी होगी, वो ज्यादा थिक होगी। ओशनिक क्रस्ट जो आपकी होगी, वो थिन होगी। कॉन्टिनेंटल आपकी लेस डेंस होगी, लाइट होगी, मतलब वेट में, है ना। ये आपकी मोर डेंस होगी, डेंसर होगी। कॉन्टिनेंटल आपकी किससे बनी होती है? ग्रेनाइटिक पत्थर से। और ओशनिक क्रस्ट आपकी किससे बनी होती है? बसाल्टिक पत्थर से, ठीक है। कैसे याद रखेंगे? ओशन में क्या होता है? सॉल्ट, तो बसाल्टिक। कॉन्टिनेंटल को आपका ग्रेनाइट से बोलना है। इतनी चीज आपकी समझ में आई क्रस्ट से, ठीक। आगे आते हैं। अब इसका हम कंपोजिशन देखते हैं। ये जो टोटल क्रस्ट है कॉन्टिनेंटल और ओशनिक मिला के, इसका कंपोजिशन में क्या क्या होता है? तो पहला होता है आपका ऑक्सीजन हो जाएगा, दूसरा आपका सिलिकन, सिलिका हो जाएगा, और तीसरा हो जाएगा आपका एल्यूमिनियम, चौथा आपका आयरन हो जाएगा। सबसे ज्यादा क्या होता है? आपका ऑक्सीजन होता है, ये देखो 46.4%। सिलिका दूसरे नंबर पर होता है ना, ये पहले नंबर पर होता है, ये दूसरे नंबर पर होता है 28%। एल्यूमिनियम आपका तीसरे नंबर पर हो जाता है, चौथे नंबर पे आपका आयरन हो जाता है। अगर आपसे पूछे कि सबसे ज्यादा कौन सा मेटल क्रस्ट में अबेंडेंट रूप में पाया जाता है, आपको ऑक्सीजन नहीं, आपको एल्यूमिनियम बोल देना है, ठीक है। अबेंडेंट मेटल इन क्रस्ट, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। दूसरे नंबर पे आपका आयरन हो जाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा कौन सा एलिमेंट होता है? तो वो ऑक्सीजन हो जाएगा। कैसे याद रखेंगे? ओसियाल, है ना, ओसियाल, ऐसे याद रखेंगे। सबसे बड़ा ऑक्सीजन, उसके बाद सिलिका,
उसके बाद आपका एल्यूमिनियम। इसी को याद रखने के लिए हम सियाल भी बोल देते हैं, और सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एल्यूमिनियम के लिए एलिमेंट के लिए हम ऑक्सीजन अगर आगे जोड़ दें तो OCl बोल देंगे। इसकी थिकनेस जो होती है क्रस्ट की, वो 5 से लेकर 70 किलोमीटर तक होती है ना, 2 डिविजन्स में। जाती तो 100 किलोमीटर तक है, लेकिन बहुत कम जगह 100 किलोमीटर होगी। आपके ओशंस में भी 70 किलोमीटर होती है, उसके ज्यादा नहीं होती। ठीक है, ठीक है, आगे आओ। ये लिथोस्फीयर क्या लिखा हुआ अभी आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई क्रस्ट के लिए। एक और पॉइंट यहां पर है कि जो सिलिका और एल्यूमिनियम, इससे बने जो रॉक्स होते हैं ना, इससे बने जो रॉक्स होंगे ना, उसे हम कह देते हैं फेडल स्पार। ठीक है, फेडल नहीं, सॉरी, फेल्ड स्पार। फेल्ड स्पार भी कहते हैं, और दूसरा कह देते हैं एल्यूमिनियम सिलिकेट। एल्यूमिनियम सिलिकेट। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। आगे आ जाइए। दूसरा पार्ट मेंटल, क्रस्ट का अर्थ के इंटीरियर का दूसरा पार्ट मेंटल। अब मेंटल किसका बना होता है? मेंटल आपका बना होता है सिलिका और मैग्नीशियम, जिसे हम सीमा कह देते हैं। याद रखने का तरीका, इसको सीमा बोलना है, जो कि सिलिका और मैग्नीशियम है। इसकी थिकनेस आपको 2900 किलोमीटर याद रखनी है, दोनों पार्ट्स की मिला के, अपर मेंटल प्लस लोअर मेंटल की, है ना, प्लस इन दोनों की थिकनेस है ये। अपर मेंटल की टॉप लेयर जो पार्ट होती है ना, वो सॉलिड फॉर्म में हो जाएगी, और उसके नीचे वाली पार्ट आपकी लिक्विड फॉर्म में हो जाएगी। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे। लिथोस्फेयर क्या होता है? मैंने बताया आपको कि मेंटल का जो अपर सॉलिड पार्ट है, इसको अगर मैं क्रस्ट के साथ मिला दूं, इस वाली जो हम लेयर को देखेंगे, उसको हम कह देंगे लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर क्या होती है? लिथोस्फेयर वो लेयर होती है जो क्रस्ट के बाद आती है, और अपर मेंटल के अपर सॉलिड पार्ट और क्रस्ट से मिलकर बनी होती है। अपर सॉलिड पार्ट और क्रस्ट से मिलकर बनी होती है ना। इसकी थिकनेस 10 से 200 किलोमीटर तक की आप मान लो। ये वाला जो पार्ट, ये जो रेड से है, ये पूरा आपका लिथोस्फेयर का पार्ट है, लिथोस्फेयर का पार्ट है ना। उसके बाद आपके लिथोस्फेयर के नीचे जो लिक्विड वाला पार्ट होगा, लिथोस्फेयर के नीचे जो लिक्विड वाला पार्ट होगा, उसको हम कह देते हैं एस्थेनोस्फेयर। एस्थेनो का मतलब होता है वीक, मतलब कमजोर। ठीक है, ये सेमी मोल्टन फॉर्म में होता है। सेमी मोल्टन मतलब आधा पिघला हुआ, मतलब तो मोर जो है पिघले के साइड ज्यादा होता है ना। ये लिक्विड फॉर्म में ज्यादा पाया जाता है। यहीं पर आपको क्या देखने को मिलता है? यहीं पर आपको मैग्मा देखने को मिलता है, जो कि आपके वॉल्केनोज में होता है। वॉल्केनोज में जो मैग्मा आता है ना, जो लावा होता है, जब वो वॉल्केनोज से बाहर आएगा उसे हम लावा बोल देंगे, जब वो अर्थ के इंटीरियर में है उसे हम मैग्मा बोलते हैं। ये आपका मैग्मा यही एस्थेनोस्फेयर में होता है, क्योंकि लिक्विड फॉर्म में है ना। विस्कस होता है, विस्कस यानी गाढ़ा होता है ना। और इसी के ऊपर जो आपकी टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, वो सब मूव करती हैं। वो सब क्या होता है अभी आगे अपन समझेंगे। ठीक है, मेंटल के बारे में इतनी बात आप समझ गए। सबसे ऊपर क्रस्ट, क्रस्ट के क्रस्ट का थोड़ा सा पार्ट नीचे वाला, और अपर मेंटल का अपर सॉलिड पार्ट, उसको मिला के हमारी बनती है क्या? लिथोस्फेयर।
लिथोस्फेयर के नीचे अपर मेंटल का लिक्विड वाला पार्ट, अपर मेंटल का लिक्विड पार्ट क्या होता है? एस्थेनोस्फेयर, एस्थेनोस्फेयर। इसी के ऊपर हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स वगैरह मूव करती हैं। यहीं पर हमारा मैग्मा, लावा ये सब ये होता है, जो कि गाढ़ा होता है, यानी विस्कस होता है। वोल्केनोज में मैग्मा यहीं से आता है। ये वीक पार्ट होता है, वीक यानी एस्थेनोस्फेयर। सेमी मोल्टन स्टेज में होता है। इस बात को आपको याद रखना है। इसका कंपोजिशन हम सीमा से याद रखते हैं, सिलिका और मैग्नीशियम। इतनी बात समझ में आई? ठीक। अब आ जाओ आपके कोर पे। कोर जो है, कोर मतलब आपके अर्थ का एकदम सेंटर वाला पार्ट, जो कि अपर मेंटल, लोअर मेंटल सबको क्रॉस करके सबसे नीचे। अब कोर में भी आपके दो डिवाइड है। आउटर कोर जो पहले पड़ेगी मेंटल के बाद, उसके बाद आपकी इनर कोर। इनर कोर आपकी सॉलिड फॉर्म में होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रेशर आपका सबसे ज्यादा लग रहा होता है। ठीक है। एक फैक्ट आपको यहाँ पर याद रखना है, जो आपकी डेंसिटी होगी, जो आपकी डेंसिटी होगी, जो आपका टेम्परेचर होगा, ठीक है, डेंसिटी, टेम्परेचर और प्रेशर, ये तीनों जैसे जैसे हम अर्थ के सरफेस में सेंटर पे आते जाएंगे ना, ये तीनों हमेशा इंक्रीज होंगे, इंक्रीज होंगे। समझ गए? ऊपर सबसे कम, उसके नीचे ज्यादा, उसके नीचे ज्यादा, कोर में सबसे ज्यादा। तो कोर में प्रेशर आपका सबसे ज्यादा लग रहा होगा तो वो सॉलिड फॉर्म में हो जाएगी। आउटर कोर आपकी लिक्विड फॉर्म में रहेगी, है ना? आउटर कोर में आपका लिक्विड ज्यादा होता है। आउटर कोर में जो आपका लिक्विड होता है ना, यहां पर समझो, ये जो आपका आउटर कोर है, ये है आपका लिक्विड वाला पार्ट। अब यहीं पर आपके जो मेटल्स वगैरह होंगे ना, मेटल्स वगैरह होंगे, ये अर्थ के रोटेशन के कारण घूमने लगेंगे। जब घूमेंगे अर्थ के रोटेशन के कारण आपके मेटल्स जो है लिक्विड पार्ट के अंदर है, तो ये जनरेट करेंगे क्या? आपकी मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेंगे, जो अर्थ में हमें देखने मिलती है। अर्थ जो है हमारी, अर्थ में हमें ऐसी मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलती है ना, जो कि हार्मफुल सोलर रेडिएशन से हमें प्रोटेक्ट करती है, जो कि रिफ्लेक्ट कर देती है किसको? सोलर वेव्स को, जो कि हार्मफुल होती हैं रेडिएशंस के फॉर्म में। इससे हमें प्रोटेक्ट करती है क्या? मैग्नेटिक फील्ड। इसे ही हम क्या बोल देते हैं? वैन एलन बेल्ट, वैन एलन बेल्ट इसी को कहा जाता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। वैन एलन बेल्ट कहां पर होती है? आउटर कोर में, जो कि लिक्विड पार्ट है कोर का। इतनी बात समझ गए? ठीक। हाँ, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आपकी हो गई, इनर कोर में आपका सॉलिड फॉर्म हो गया, सब कुछ हो गया। अब एक बात और याद रखिए, आपको जो मैंने क्रस्ट, मेंटल और कोर बताया ना, इसका कॉम्पोजिशन, कॉम्पोजिशन आपको याद रखना है बाय मास और वॉल्यूम से। कैसे होगा? देखो, क्रस्ट, मेंटल और आपका पहले फिर कोर। तो जैसा कि आप यहीं पे देखो, क्रस्ट आपकी थोड़ी सी है ना, थोड़ी सी क्रस्ट है, एकदम ही छोटी सी है। तो उसका वॉल्यूम क्या होगा? सबसे कम होगा, 1% होगा। मास भी उसका 1% हो जाएगा, बहुत ही कम होगा, 1% से भी लेस देन होगा। आपका मेंटल देखो, आप कितना बड़ा मेंटल है, यहां से लेके आपका यहां तक आ रहा है मेंटल। मेंटल पूरे अर्थ के इंटीरियर का सबसे बड़ा है। तो आपका 84% के आसपास मेंटल हो जाएगा। ठीक है,
उससे कम आपकी कोर है, तो कोर आपकी पड़ेगी कितना हुआ, तो कितना बचा 15% के आसपास, ठीक है। और आपके मास में मेंटल आपका 68% होगा, बचा हुआ 31% आपका कोर हो जाएगा। ये आपको देख लेना एक बार कंपोजिशन, मास और वॉल्यूम की। क्रस्ट की सबसे कम होगी क्योंकि सबसे छोटा पार्ट है, मेंटल सबसे बड़ा है, सबसे ज्यादा होगी, कोर क्रस्ट से ज्यादा और मेंटल से कम होगी, सिंपल। ये वाला पॉइंट और याद रख लो। एस्थेनोस्फीयर जो है, हो गया। एस्थेनोस्फीयर जो है आपका, वो लिथोस्फीयर का पार्ट नहीं है। लिथोस्फीयर जो है एस्थेनोस्फीयर के ऊपर है। लिथोस्फीयर सॉलिड पार्ट है आपका, ये देखो, ये आपका लिथोस्फीयर है, सॉलिड पार्ट। यहाँ पर आपको सब लिखा हुआ, क्रस्ट एंड अपर मोस्ट सॉलिड मेंटल। और एस्थेनोस्फीयर जो है ये आपका मैग्मा वाला पार्ट है, यानी लिक्विड वाला पार्ट है, ये आपका मैग्मा हो जाएगा यहाँ पे, है ना, लिक्विड पार्ट है। इतनी बात हो गई। यहाँ पर अभी किसी को डाउट, यहाँ पर किसी को डाउट? 3 पार्ट होते हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर। फर्दर उसका डिवाइड होता है, क्रस्ट के 2 पार्ट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ओशनिक क्रस्ट। मेंटल के 2 पार्ट, अपर मेंटल, लोअर मेंटल। कोर के 2 पार्ट, आउटर कोर और इनर कोर। क्रस्ट का नीचे वाला पार्ट, अपर मेंटल का ऊपर वाला पार्ट। सॉलिड वाले पार्ट को क्या बोल देंगे? लिथोस्फेयर। उसके नीचे वाले पार्ट को क्या बोल देंगे? जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है, जहां पर आपका मैग्मा होता है, एस्थेनोस्फेयर होता है, ठीक है। उसके नीचे आप आ जाओगे कोर में। आउटर कोर आपकी लिक्विड फॉर्म में होगी, जहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलेगी, क्योंकि अंदर के मेटल जो है रोटेशन के कारण घूमते रहेंगे, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेंगे, जैसे हम वॉन एलन बेल्ट बोल देंगे, ठीक है। उसके नीचे आ जाओ, इनर कोर सॉलिड फॉर्म में होगी, क्योंकि प्रेशर सबसे ज्यादा लग रहा होगा वहां पे, ठीक है। ये आपका हो गया। आई होप कोई डाउट नहीं होगा। अब आ जाओ दूसरी चीज पे, जो कि है डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी क्या होती है? जो भी मैंने अभी आपको पार्ट बताए हैं 5, ठीक है, क्रस्ट के 2 पार्ट वो अलग कर दो, क्योंकि वो सरफेस पे है। अंदर की तरफ जाते हुए जो पार्ट है, एक तो आपकी क्रस्ट हो गई। क्रस्ट को जो आपके क्रस्ट को जो मेंटल से अलग करेगा, ठीक है, आपकी क्रस्ट को जो मेंटल से अलग करेगा, वो वाले कंटिन्यूटी को, डिसकंटिन्यूटी को हम बोल देंगे कॉनराड डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। जो आपकी इनर क्रस्ट को अपर मेंटल से डिसकंटिन्यू करेगा, उसको हम बोल देंगे मोहो। यहां पर समझो, यहां पर समझो, ये वाला बना दिया मैंने। ये आपकी हो गई क्रस्ट, ये आपका हो गया मेंटल और कोर। अब देखो, ये आपकी इनर क्रस्ट और आउटर क्रस्ट हो गई, ये आपका अपर मेंटल और लोअर मेंटल हो गया, ये आपका आउटर कोर और इनर कोर हो गई। इतनी बात समझ गए? अब ये आउटर कोर को जो इनर कोर से अलग करेगी, ये वाली डिसकंटिन्यूटी आपकी हो जाएगी कॉनराड डिसकंटिन्यूटी। उसके नीचे इनर क्रस्ट को जो अपर मेंटल से अलग करेगी, उसको हम बोल देंगे मोहोस डिसकंटिन्यूटी, मोहोस डिसकंटिन्यूटी। अब अपर मेंटल को जो लोअर मेंटल से अलग करेगी, उसको हम बोल देंगे रेपेटी, रेपेटी डिसकंटिन्यूटी। अब लोअर मेंटल को जो आउटर कोर से अलग करेगी, उसको हम बोल देंगे ग्यूटनबर्ग, ग्यूटनबर्ग, है ना। उसके बाद जो आउटर कोर को इनर कोर से अलग करेगी, उसको हम बोल देंगे क्या? लेमन, लेमन डिसकंटिन्यूटी। अब इसको याद रखने का जो निमोनिक है, उसको बोलते हैं कुमारी गल, है ना, कुमारी गल, यानी कॉनराड, मोहो, रेपेटी, गुटनबर्ग और लेमन। इससे आपको याद रखना है।
यहां तक किसी को कोई डाउट? कोई भी डाउट आता है आपका, आप कमेंट में लिखो, अगले लेक्चर में मैं वहां से स्टार्ट कर दूंगा, है ना, वो डाउट आपका सॉल्व करके। डिस्कंटिन्यूटी हो गई आपकी। आगे देखो, अब आता है आपका प्लेट टेक्टोनिक्स। ये समझ लेते हैं ये होता क्या है। जो आपकी लिथोस्फेयर है ना, जो आपकी लिथोस्फेयर है वो प्लेट्स बनाती हैं। प्लेट्स क्या होती हैं? जो कि आपके सरफेस पे अलग अलग तरीके की आपको जमीनें दिख रही होती हैं, ये सब बहुत मोटी मोटी प्लेट्स होती हैं जो कि आपकी लिथोस्फेयर बनाती है ना। किस किस से मिलकर बनी होती है? क्रस्ट और अपर सॉलिड पार्ट ऑफ मेंटल से। अच्छा, ये जो प्लेट्स होती हैं, जैसा कि आपको पता है लिथोस्फेयर बना रही है, तो लिथोस्फेयर के जस्ट नीचे क्या होगा? एस्थेनोस्फेयर होगा। तो ये प्लेट्स जो होती हैं, ये मूव कैसे करती हैं? क्योंकि नीचे तो आपका लिक्विड है ना, लिक्विड के ऊपर कोई प्लेट आप डालोगे वो तो मूव करती रहेगी, ठीक है। तो एस्थेनोस्फेयर के ऊपर मूव करती हैं ये सारी प्लेट्स। अब कौन कौन सी प्लेट्स होती हैं? तो 7 आपकी मेजर प्लेट्स होती हैं और बाकी की माइनर प्लेट्स होती हैं। कहीं पर इसको 5 दे देता है, कहीं पर इसको 20 बोल देता है। एग्जाम में आपसे पूछता नहीं है माइनर प्लेट्स के बारे में, आपको 7 मेजर प्लेट्स ही याद रखनी है। तो कौन कौन सी हैं 7 मेजर प्लेट्स, वो देख लेते हैं हम, ठीक है। 7 मेजर प्लेट्स आपकी देख लो। पहला तो ये आपका जो नॉर्थ अमेरिकन प्लेट हो गई, है ना, ये आपकी ऑस्ट्रेलियन प्लेट हो गई दूसरी, ये आपकी साउथ अमेरिकन प्लेट हो गई, ये आपकी अफ्रीकन प्लेट हो गई, ये आपकी यूरेशियन प्लेट हो गई, ये अंटार्कटिक प्लेट हो गई। कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6, 6 हो गई। सातवीं आपकी पैसिफिक प्लेट हो गई, ये वाली, ये जो बड़ी है वो अलग ही दिख रही है, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन प्लेट को ही हम इंडो ऑस्ट्रेलियन भी बोलते हैं, अभी यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन समझो। ये 7 आपकी मेजर प्लेट्स हो गई। बाकी की माइनर आपकी फिलिपिनो हो गई, कोकोस प्लेट हो गई, आपकी नास्का हो गई, कैरेबियन हो गई, बहुत सारी होती है ना। ये सारी आपकी माइनर प्लेट्स हो जाएंगी। ये सारी प्लेट्स जो होती हैं, ये मूव करती हैं एस्थेनोस्फेयर के ऊपर। ये देखो, ये जो आपके डायरेक्शंस दिख रहे हैं, ये आपके दर्शा रहे हैं कि कौन सी प्लेट कहाँ मूव कर रही है, ठीक है ना। जैसे कि आपकी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स जो थी पहले अफ्रीकन प्लेट्स में जुड़ी हुई थी, फिर वो मूव करते हुए यहाँ पर यूरेशियन प्लेट से टकराई और फिर वहां पे आपका इंडिया बना, अलग हुआ। अब वो हिमालय वगैरह कैसे बने, अभी आगे हम सब देखेंगे। दूसरा फिनोमेना ये समझो। अच्छा, ये प्लेट मूव कैसे करती है? कोई इतना हल्की तो है नहीं कि बस मूव ही करती रह रही है। तो कुछ फिनोमेना तो धरती के अंदर हो रहा होगा ना, जिसके कारण ये मूव कर रही है। उसको हम बोल देते हैं कन्वेक्शन करंट। अब ये कन्वेक्शन करंट होता क्या है? तो देखो, मेंटल में आपके जो भी मटेरियल्स होंगे ना, मेंटल में आपके जो भी मटेरियल्स होंगे, उनमें आपकी जो हॉटनेस होगी वो इतनी ज्यादा होगी, टेम्परेचर इतना ज्यादा होगा कि यहाँ पर आपके लेस डेंस हो जाएंगे, हल्के हो जाएंगे, यानी लाइटर हो जाएंगे, है ना। लाइटर होंगे तो आपके ऊपर उठने लगेंगे, राइज करने लगेंगे। राइज करेंगे तो कहाँ पहुंच जाएंगे? राइज करेंगे तो आपके क्रस्ट तक पहुंच जाएंगे, क्रस्ट पहुंच जाएंगे। जब क्रस्ट पहुंचे वहां तो प्रेशर कम है, टेम्परेचर कम है, तो ठंडे हो गए। ठंडे हो के फिर से हैवी हो गए, ठंडे हो गए हैवी हो गए, हैवी हुए डेंस हुए। जब हैवी हो गए तो नीचे की तरफ फिर से गिरने लगे। कहाँ पे गिरने, कहाँ कहाँ पे गिरेंगे? कोर की तरफ गिरेंगे। कोर की तरफ जाएंगे तो फिर से इनका टेम्परेचर हाई होगा, फिर से इनका टेम्परेचर हाई होगा और फिर से राइज करेंगे। ये आपका साइकिल कंटिन्यू चलता रहेगा, है ना। ये आपका साइकिल बन गया एक। जब ये साइकिल कंटिन्यू चलता रहता है, इसी को हम बोल देते हैं कन्वेक्शन करंट। कन्वेक्शन को हिंदी में हम बोल देंगे संवहन, ठीक है। कन्वेक्शन करंट, संवहन प्रवाह, संवहन प्रवाह। अच्छा, ये देख लो पहले,
क्रस्ट को आप बोलते हो भूपर्पटी, है ना, भूपर्पटी। बाकी मेंटल को मेंटल और कोर को कोर। ठीक है, ठीक है, डिसकंटिन्यूटी भी सही है। कन्वेक्शन करंट हो गया आपका यहाँ पे। एक तो ये फिनोमेना हो गया। दूसरा आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, जो टाइडल फोर्स होते हैं, यानी कि जो मून और सन के ग्रेविटेशनल पुल होते हैं, जिनसे टाइड्स वगैरह क्रिएट होती हैं ओशन में, उनके कारण भी, टाइडल फोर्सेस के कारण भी आपकी प्लेट्स जो हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स, वो मूव करती हैं धरती की। ठीक है, टाइडल फोर्स क्या होते हैं? मून एंड सन के ग्रेविटेशनल फोर्स, उन्हीं को हम टाइडल फोर्स बोल देते हैं। आगे आ जाओ। अब जब ये बाउंड्रीज जो हैं आपकी मूव करेंगी, तो 3 तरीके से मूव करेंगी। ठीक है, 3 तरीके से मूव करेंगी। सबसे पहला है डाइवर्जेंट तरीका। डाइवर्जेंट को ही हम क्या बोल देते हैं दूसरे कलर से? डाइवर्जेंट को ही हम क्या बोल देंगे? अपसारी। रेड से ले लो यार इसको। डाइवर्जेंट को ही हम अपसारी बोल देंगे। देखो, इसमें होता क्या है, डाइवर्जेंट मतलब दूर दूर जा रही है प्लेट्स, कभी तो दूर दूर जाती हैं, कभी पास पास आती हैं, कभी लेटरल मूव करती हैं। जब दूर दूर जाएंगी उसे ही हम डाइवर्जेंट बोल देंगे। दूर दूर जा रही हैं, दूर दूर जा रही हैं, ये देखो, ये दूर दूर जा रही हैं। अब मूव तो किसके ऊपर हो रही है? एस्थेनोस्फेयर के ऊपर। तो नीचे से तो लावा भरा हुआ है, जब ये दूर दूर जाएंगी, ये लावा उठ के ऊपर आएगा। ये लावा उठ के ऊपर आएगा तो वोल्केनो बनाएगा, यहीं से हमारे वोल्केनो निकल जाएंगे, वोल्केनो का निर्माण हो जाएगा यहाँ पे, ये वोल्केनो एक्टिविटी हो जाएगी आपकी। प्लेट्स जब आपकी दूर दूर मूव कर रही हैं तो बीच में गैप बनेगा और नीचे का लावा जो है वो ऊपर आएगा, नीचे का मैग्मा ऊपर आएगा, लावा वोल्केनो बना देगा, वोल्केनो इरप्शन हो जाएगा यहाँ पे। जब वोल्केनो के द्वारा लावा ऊपर आएगा तो यहाँ पर वो जम जाएगा ठंडा होने के कारण। जब जम जाएगा तो नई क्रस्ट बन जाएगी, नई क्रस्ट बन जाएगी, इसलिए हम इसको कंस्ट्रक्टिव बोल देते हैं, है ना, कंस्ट्रक्टिव बाउंड्री बोल देते हैं, क्योंकि नया कुछ बन रहा है, नई क्रस्ट बन रही है। दूसरा है आपका कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट में क्या होता है? जब दो प्लेट्स आपकी आपस में टकरा रही हैं, है ना, आपकी अपोजिट डायरेक्शन में आपस में टकरा रही हैं, तो वहां पर आपको कन्वर्जेंट देखने को मिलेगी। जब कन्वर्जेंट होगा तो आपकी जो हैवी वाली जो प्लेट होगी वो नीचे की तरफ सबडक्ट कर जाएगी, नीचे की तरफ सबडक्ट कर जाएगी, इसे ही हम सबडक्शन जोन बोल देंगे, इसे ही हम सबडक्शन जोन बोल देंगे। ठीक है, जब नीचे की तरफ सबडक्ट हो गई तो नीचे तो लावा भरा हुआ, मैग्मा भरा हुआ है, इतनी ज्यादा हॉटनेस, इतना ज्यादा टेम्परेचर इसको पूरे को पिघला देगा, पूरे को पिघला देगा, तो मैग्मा की मात्रा बढ़ जाएगी, है ना, बढ़ जाएगी, तो कहीं से तो वो दरार बना के निकलेगा। भाई जब नीचे मैग्मा भरा हुआ है जितना, अब उस पे आपने सबडक्ट करा दिया और आपकी प्लेट अंदर घुस गई, अंदर जब घुसी तो नीचे पिघल गई, पिघल के जब मैग्मा बना तो और ज्यादा मात्रा में मैग्मा बन गया, ज्यादा मात्रा में मैग्मा बन गया तो कहीं से तो निकलेगा दरार बना के। अब ऊपर जब ये निकलेगा, यहीं पर आपके वोल्केनोस फिर से बन जाएंगे, वोल्केनो इरप्शन हो जाएगा, दरार बना देगा और यहाँ पर आपके खड्डे देखने को मिल जाएंगे। जब प्लेट्स आपकी दूर दूर जा रही होंगी वहां पर आपको रिजेस और रिफ्ट देखने को मिल जाएंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम समझेंगे। और जब सबडक्ट हो रही होगी, एक के नीचे दूसरी धस रही होगी, और तब आपको खड्डे देखने को मिल जाएंगे, ट्रेंचेस देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर विध्वंस हो रहा है, यानी कि एक दूसरे के अंदर एक के नीचे एक धस रही है तो डिस्ट्रक्टिव हो रही है, विध्वंस हो रहा है, इसलिए डिस्ट्रक्टिव बोल देते हैं। अब यहाँ पर समझो एक बात, डाइवर्जेंट में जब एक प्लेट आपकी ऐसी जा रही है, एक प्लेट आपकी
ऐसी जा रही है, तो दूसरी वाली जो हैवी प्लेट होगी वो नीचे की तरफ सबडक्ट हो जाएगी, है ना? तो अगर ये भी ओशनिक क्रस्ट है, ओशनिक क्रस्ट है, और ये भी ओशनिक क्रस्ट है, ओशनिक क्या लिख रहा हूं मैं, ओशनिक, ये भी आपकी ओशनिक क्रस्ट है। तो जब ओशनिक क्रस्ट होगी दोनों और एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ रही होंगी, तो जो हैवी होगी, मान लो ये वाली हैवी है यानी डेंसर है, तो नीचे की तरफ धस जाएगी। जब नीचे की तरफ धसेगी तो आपको ज्यादा बड़े खड्डे देखने को मिलेंगे। इन्हीं से क्या बनता है हमारे एग्जाम्पल में, मैरियाना ट्रेंच, मरियाना ट्रेंच, है ना? मरियाना ट्रेंच इसी से बना है, दोनों ओशनिक क्रस्ट के डाइवर्जेंट से, है ना? अब जब आपकी एक ओशनिक है और एक कॉन्टिनेंटल है, अब आप मेरे को खुद ही बताओ कमेंट में, कॉन्टिनेंटल है तो कौन सी वाली धसेगी? ऑब्वियसली कॉन्टिनेंटल वाली जो है वो तो लाइटर है, ओशनिक वाली धस जाएगी नीचे, है ना? ओशनिक वाली जब नीचे धसेगी तो यहीं पर आपको क्या देखने को मिल जाता है? इससे कौन से एग्जाम्पल बनते हैं? एंडीज माउंटेन्स, है ना? इसके एग्जाम्पल हैं पेरू चिली का जो ट्रेंच है, पेरू और चिली, इसके जो ट्रेंचेस हैं ये किससे बने हैं? जब ओशनिक और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट आपस में डाइवर्जेंट हुई है ना? उससे बने हैं। अब तीसरा केस क्या आ जाएगा? जब कॉन्टिनेंटल होगी, कॉन्टिनेंटल होगी, दूसरी भी कॉन्टिनेंटल है, अब कौन धसेगा? अब ना ये धसेगी ये वाली प्लेट, ना ये वाली प्लेट धसेगी, तो होगा क्या? तो जब ये एक दूसरे से टकराएंगी तो यहाँ पर बड़े बड़े माउंटेन्स बन जाएंगे, इन्हीं से हमारे हिमालयस बने हैं, हिमालयाज बने हैं, है ना? हिमालयाज इन्हीं से बने हैं, आपके रॉकीज बने हैं, आल्प्स बने हैं, जितने भी माउंटेन्स बड़ी बड़ी रेंजेस आप देखते हैं वो कैसे बनी है? कॉन्टिनेंटल और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के आपस में डाइवर्जेंट, ठीक। अब तीसरा वाला केस ले लेते हैं, यहाँ पर जब लेटरल मूवमेंट हो रहा होगा, लेटरल माने एक दूसरे से चिपक के साइडवाइज आपकी गति कर रही हैं ये, ठीक है, उसे हम लेटरल मूवमेंट करते कह देते हैं। तो ना तो ये एक दूसरे के नीचे धसेंगी और ना ही इनमें से नीचे से लावा बाहर आएगा, क्योंकि ये तो साइडवाइज चल रही हैं। इनमें होगा क्या? इसमें अर्थक्वेक आ जाएंगे आपके। अर्थक्वेक क्यों आएंगे? क्योंकि एक दूसरे से लेटरल मूवमेंट कर रही हैं तो इतना ज्यादा फ्रैक्शन क्रिएट होता है जिससे अर्थक्वेक आ जाता है, टेक्टोनिक प्लेट्स के आपस में टकराने से, है ना? अब आगे देखते हैं, अर्थक्वेक, अर्थक्वेक आ जाएगा। अब ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं आपस में लेटरली मूव कर रही हैं, एक यहाँ जा रही है एक यहाँ जा रही है, तो एकदम स्मूथ तो है नहीं, किसी ने बीच से चक्कू से काट के एकदम सॉफ्ट तो है नहीं, एकदम की सॉफ्ट मूव करेगी भाई, यहाँ पर फ्रिक्शन क्रिएट होगा, फ्रिक्शन क्रिएट होगा तो कहीं पर जाके फंसेंगी, कहीं पर जाके स्मूथ रहेंगी, कहीं पर जाके बिल्कुल ही फंस जाएंगी, बिल्कुल ही लॉक हो जाएंगी एकदम फट से। जब एकदम लॉक हो जाएंगी, अब पूरे तरीके से लॉक हो गई, अब ये इस साइड को फोर्स लगा रहा है बहुत तेजी से और ये इस साइड को फोर्स लगा रहा है बहुत तेजी से, एक जगह लॉक हो गई, एक जगह लॉक हो गई। अब जब यहाँ पर लॉक होंगी और एकदम खट से जब छूटेंगी तो वहां पर एनर्जी रिलीज हो जाएगी। इसी पॉइंट को हम बोल देते हैं, जहां पर भी एनर्जी रिलीज होती है उसे हम बोल देते हैं फॉल्ट जोन, फॉल्ट जोन बोल देते हैं। एनर्जी रिलीज होगी जैसे यहाँ पर एनर्जी रिलीज हुई, अब यहाँ पर एनर्जी रिलीज हुई तो वेव के फॉर्म्स में आपके चारों तरफ वो भागने लगेगी, यहाँ भी भाग रही है ना, वेव्स के फॉर्म पे यहाँ भी भाग रही है और ऊपर की तरफ भी भाग रही है। तो जिस जगह पर एनर्जी रिलीज हुई है उस जगह को हम बोल देंगे फोकस, इसी को हम बोल देंगे आपका हाइपो सेंटर, है ना, इसी को आपका हाइपो सेंटर हो जाएगा। और जब ऊपर की तरफ जाएगी सरफेस में जाएगी, जैसे ही सरफेस पे पहुंचेगी यहाँ पर हम इसे बोल देंगे एपी सेंटर, यानी भूकंप का एपी सेंटर,
न्यूज में सुना होगा आपने, जापान में भूकंप आया और एपिसेंटर आपका टोक्यो है, टोक्यो की एक जगह है। तो वो एपिसेंटर इसलिए है क्योंकि उसके जस्ट नीचे भूकंप का फोकस है। फोकस क्या है? जहां पर फॉल्ट जोन है। फॉल्ट जोन क्या है कि प्लेट्स जब आपस में एकदम चिपक के चल रही थी तो एकदम खट्ट से टकराई, और टकरा के एकदम से जब छूटी तो एनर्जी रिलीज हुई, एनर्जी रिलीज हुई तो ऊपर की तरफ वेव्स मूव करी। समझ गए इतना? एपिसेंटर क्या होता है, हाइपोसेंटर क्या होता है, और फॉल्ट जोन क्या होता है? समझ गए? अब देखो, ये जो वेव्स है ना, जब तक ये इंटीरियर में है अर्थ के, ये वेव्स जब तक इंटीरियर में है तब तक इन्हें हम कह देते हैं बॉडी वेव्स। लेकिन जब ये सरफेस पे पहुंची, इन्हें हम कह देते हैं सरफेस वेव्स। ठीक है, कंक्लूड करूं? देखो, जब ट्रांसफॉर्म तरीके से टेक्टोनिक प्लेट्स मूव कर रही हैं, ठीक है, ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज बोलते हैं इनको, यानी लेटरल मूव कर रही हैं, एक दूसरे से साइडवेज मूव कर रही हैं, तब क्या होगा? तब ये होगा कि इनके आपस में टकराते हुए मूव करने से कोई ऐसा पॉइंट आएगा जब ये एकदम लॉक हो जाएंगे, क्योंकि इतना ज्यादा फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा है। जब लॉक हुई और एक दूसरे से इन्होंने फोर्स लगाया तो खट से एकदम अलग होंगी। जब एकदम खट से अलग होंगी तो वहां से एनर्जी रिलीज होगी। उसी जगह को जहां से एनर्जी रिलीज हुई है उसे ही हम हाइपोसेंटर कह देते हैं, या फिर फोकस बोल देते हैं, जहां से भूकंप उत्पन्न हो रहा है। अब भूकंप उत्पन्न हो रहा है तो जो वेव्स ऊपर की तरफ बढ़ रही हैं, जैसे ही सरफेस पे पहुंचेंगी, जितनी जिस जगह पर सबसे पहले ये वेव्स पहुंचेंगी वहां पर हमारा एपिसेंटर हो जाएगा भूकंप का। जब भूकंप का एपिसेंटर वहां पर हो गया, जब ये वेव्स इंटीरियर में गति कर रही हैं, इंटीरियर में फैल रही हैं, अर्थ के अंदर फैल रही हैं, उन्हें बॉडी वेव्स कह देते हैं, यानी बॉडी में के अंदर ही फैल रही हैं। जब ये सरफेस में आ गई तो सरफेस वेव्स बोल देंगे। अब बॉडी वेव्स को हम फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, एक पी वेव्स, एक एस वेव्स, है ना? पी मतलब हमारी प्राइमरी वेव्स, एस मतलब आपकी सेकेंडरी वेव्स, और सरफेस वेव्स को हम दो पार्ट में कर देंगे, एल वेव्स, यानी इसे ही हम लव वेव्स बोल देंगे, और दूसरी है आपकी रेले वेव्स, रेले वेव्स। अब इनमें अंतर क्या होता है? बॉडी वेव्स जो दो प्रकार की हैं, पी वेव्स, एस वेव्स, और सरफेस वेव्स भी दो प्रकार की हैं, एल वेव्स और रेले वेव्स। इनमें अंतर क्या है? इनका अंतर समझ लेते हैं। देखो, ये बॉडी वेव्स हैं आपकी, पी वेव्स और एस वेव्स। अब जो आपकी पी वेव्स होंगी ना, ये सबसे पहले अराइव होती हैं अर्थ के सरफेस पे, है ना? फास्टेस्ट ट्रेवल करती हैं, सबसे पहले फास्टेस्ट ट्रेवल कर रही हैं तो सबसे पहले अर्थ के सरफेस पे जाएंगी। तो सब सिस्मोग्राफ जो होता है जिससे हम भूकंप की तीव्रता को मेजर करते हैं, उसमें सबसे पहला जो रीडिंग होती है वो किसकी होती है? पी वेव्स की, है ना? ये सिमिलर टू साउंड वेव्स होती हैं। ऐसा क्यों बोला मैंने? सिमिलर टू साउंड वेव्स होती हैं, ऐसा क्यों बोला? क्योंकि ये सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों मीडियम में गति कर सकती हैं, तीनों मीडियम में मूव कर सकती हैं, इसलिए हम इसे सिमिलर टू साउंड वेव्स बोल देते हैं। इसका स्पीड रेशियो भी ऐसा ही होता है जैसा लिखा है। सॉलिड में आपकी सबसे ज्यादा मूव करेगी, उससे कम लिक्विड में करेगी, उससे कम गैस में करेगी। लॉन्गिट्यूडनल नेचर की होती है, मतलब अनुदैर्ध्य, अनुदैर्य नेचर की होती है। मतलब कि आपका जो जैसे वेव्स आपकी इस तरफ चल रही हैं, यहाँ पर समझो, वेव्स आपकी इस तरफ चल रही हैं, तो आपकी पी वेव्स जो होंगी ना वो भी ऐसे ही गति करेंगी। देखो, ऐसे ऐसे। तो जब ऐसे गति करेंगी तो ये जो है ना, ये है आपका कंप्रेशन। कंप्रेशन करती हुई चलती हैं, कंप्रेशन करती हुई चलती हैं, तो जहां जिस एरिया में वो कंप्रेस्ड होंगी वहां पर स्क्वीज कर देंगे, उस एरिया को स्क्वीज कर देंगे, और जिस एरिया में ये रिलीज होती हैं वहां पर आपका एक्सपेंशन हो जाता है। देखो, ऐसे ऐसे चल रही है ना,
तो ये आपका कंप्रेशन है और ये आपका एक्सपांशन है ना? सॉरी ये नहीं क्या बना रहा हूँ। ये आपका एक्सपांशन है इस तरीके से, कंप्रेशन हो गया, एक्सपेंशन हो गया। कंप्रेशन वाली जगह को स्क्वीज कर देगी और ठीक है, एक्सपांशन वाली जगह में एक्सपेंड हो जाएगी। इतनी बात आपकी समझ में आई? इसको हम कहते हैं, जो अभी मैंने आपको बताया, ये जो है पी वेव्स जो हैं आपकी वाइब्रेट करती हैं पैरेलली, पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव्स। यानी ये देखो, अगर आपकी वेव इस तरफ चल रही है तो ये वाइब्रेट भी इसी तरफ करेगी, है ना? पैरेलली वाइब्रेट करेगी। और इसकी स्पीड क्या होती है? 7 to 8 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड होती है। अब दूसरी चीज देख लो, एस वेव्स आपकी, इन्हें ही हम ट्रांसवर्स वेव भी कह देते हैं। फास्टेस्ट पी वेव्स है, उसके नीचे एस वेव्स है, उसके पीछे पीछे आप सबसे पहले आपकी पी वेव सरफेस पे पहुंचेगी, उसके पीछे पीछे आपकी एस वेव्स आएगी। इसकी स्पीड थोड़ी कम होती है, तो 4 से 6 किलोमीटर पर सेकंड हो जाती है आपकी, है ना? ये आपके ओनली सॉलिड मीडियम में ट्रेवल कर सकती है, समझ गए? पी वेव्स जो थी आपकी, वो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों मीडियम में ट्रेवल कर रही थी। लेकिन जो आपकी एस वेव्स है, वो केवल सॉलिड मीडियम में ट्रेवल करेगी, समझ गए? इससे ही हम इंटीरियर पता लगाते हैं अर्थ का कि भाई कैसा है, अंदर लिक्विड है कि सॉलिड है, अभी आपको पता चलेगा आगे। अब एस वेव जो है आपकी, वो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव वाइब्रेट करती है। एस वेव जो है आपकी वाइब्रेट करती है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव्स, ठीक? मतलब कि अगर आपकी वेव ऐसी चल रही है तो ये देखो ये कैसी वाइब्रेट कर रही है, यूं यूं फिर यूं यूं, है ना? ऐसी वाइब्रेट कर रही है, मतलब ऊपर भी जा रही है, परपेंडिकुलरली वाइब्रेट कर रही है। इसे ही हम बोल देते हैं परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव्स। केवल सॉलिड में आपकी जाती है, पी वेव्स के पीछे पीछे जाती है सरफेस में। अब आपकी सरफेस वेव देख लेते हैं। एल वेव्स होती हैं आपकी, इन्हें ही हम एल वेव्स बोलते हैं। और आपकी रेले वेव्स होती हैं, ये मोस्ट डिस्ट्रक्टिव होती हैं, है ना? ध्यान रखना, मोस्ट डिस्ट्रक्टिव वेव्स हैं। कौन सी? एल वेव्स। सबसे ज्यादा जो डिस्ट्रक्शन आता है एल वेव से ही आता है। क्यों? क्योंकि ये देख लो, ये समझ लो आप अर्थ का सरफेस है, ये अर्थ का सरफेस है ना? अब देखो, ये अर्थ के सरफेस को सीधा सीधा मूव करेगी जब भूकंप आएगा। ये अर्थ के सरफेस को ऊपर ले जाके फिर नीचे लाएगी, ऊपर ले जाके फिर नीचे लाएगी। लेकिन ये अर्थ के सरफेस को एकदम ही शेक कर देगी, एक उस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में। तो सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन इसी से होती है। ये देखो कितने सारे टूट गए, ठीक है? सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन होता है इससे। अब रेले वेव्स क्या होती हैं? ये जब आगे पीछे मूव करती हैं एल वेव्स, तो रेले वेव्स क्या होती हैं? ये राउंड मूव करती हैं, ये जैसे ये वाला बना हुआ है, ये राउंडली मूव करती हैं। अब राउंड मूव करने से क्या होगा? सोचो, अगर आप लेटे हुए हो इस सरफेस पे, यूं यूं हो जाओगे, यूं करके एकदम ही। इसी से हमारे ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट भी होते हैं, यानी ये वाला जो ग्राउंड था डिस्प्लेस होके यहाँ जब वेव आई ऊपर उठा, डिस्प्लेस हुआ फट से और यहाँ पहुंच गया, है ना? इसी को हम बोल देते हैं ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, समझ में आया आपके बॉडी वेव्स और सरफेस वेव्स? कंक्लूड करूं, अर्थक्वेक आया, कैसे आया वो मैंने बताया। जो आपकी वेव्स होंगी वो जब धरती के इंटीरियर में ट्रेवल कर रही होंगी
तो वहां हम उन्हें बॉडी वेव्स कह देंगे क्योंकि धरती की बॉडी में मूव कर रही हैं। जैसे ही वो सरफेस पे पहुंची वहां पर हम उन्हें सरफेस वेव कह देते हैं। बॉडी वेव्स को फर्दर दो पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया, पी वेव्स यानी प्राइमरी वेव्स क्योंकि ये सबसे पहले सरफेस पे पहुंची, एस वेव यानी सेकेंडरी वेव क्योंकि सेकेंड नंबर पे सरफेस पे पहुंची। पी वेव सबसे पहले पहुंचती हैं, फास्टेस्ट होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल नेचर की होती हैं, है ना। स्पीड इनकी बहुत तेज होती है और सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों मीडियम में ट्रेवल कर सकती हैं, ठीक है, साउंड वेव्स की तरह। एस वेव्स आपकी ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं, केवल सॉलिड में ट्रेवल कर सकती हैं, स्पीड इनकी पी वेव से कम होती है। दूसरा टाइप है आपका सरफेस वेव। सरफेस वेव में आपका लव वेव्स आ जाएंगी, एल वेव्स जिनको बोल देंगे। मोस्ट डिस्ट्रक्टिव वेव्स होती हैं क्योंकि एकदम ही आगे पीछे करके सरफेस को एकदम डिस्ट्रक्ट कर देती हैं, है ना। दूसरी आपकी रैले वेव्स होती हैं। रैले वेव्स क्या होती हैं? जैसे गोल गोल वेव्स चलती हैं धरती के अंदर, गोल चलेंगी तो इनमें ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। इतना समझ में आया? आगे आ जाओ। सिस्मोग्राफ क्या होता है? सिस्मोग्राफ मेजर करता है जो वेव्स होती है ना उनकी रीडिंग लेता है। सिस्मोग्राफ भूकंप मापी यंत्र बोल देते हैं। ये देखो आपका पी वेव्स कैसी चल रही हैं, ऐसी चल रही हैं। एस वेव्स देखो थोड़ी सी डिस्ट्रक्टिव है, पी वेव से थोड़ी ज्यादा, लेकिन एल वेव से कम। अब एल को देखो, ये एल वेव्स है, एल को देखो क्या कर दिया इनने, इतनी खतरनाक होती है। ये आपका जो मैंने ऊपर बताया, पी वेव्स क्रिएट्स कंप्रेशन एंड रिफ्रैक्शन। कंप्रेशन से ही आपका स्क्वीजिंग हो जाएगा और रिफ्रैक्शन से आपका स्ट्रेचिंग हो जाएगा, है ना। एस वेव्स जो होती हैं जब चलती हैं तो क्रस्ट और थ्रॉट वो करती हैं, निर्माण करती हुई चलती हैं, तो ऊपर नीचे चलती हैं। आगे बढ़िए। शैडो जोन क्या होते हैं? ये देखो, ये पी वेव का शैडो जोन है, ये एस वेव का शैडो जोन है। शैडो जोन वो होता है जहां से हमें पता चलता है कि अर्थ के इंटीरियर में वेव्स कहां तक पहुंच रही हैं, है ना। तो जहां पर शैडो इनकी बनी वहां पर नहीं पहुंची। कैसे? अभी समझाता हूँ। ये पी वेव्स हैं आपकी, ये पी वेव्स हैं। अब आपको पता है ये आउटर आउटर कोर है जो कि लिक्विड फॉर्म में है, और ये इनर कोर है जो कि सॉलिड है, इनर कोर, है ना। पी वेव्स आपकी सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में बताया मैंने ट्रेवल कर सकती है, लेकिन जब ये लिक्विड में आती है तो इसकी जो गति होती है ना, स्पीड होती है, वो कम हो जाती है। ये देखो यहाँ से आ रही है, यहाँ पे कम हो गई, गिर गई। तो जैसे ही ये पूरी तरफ फैल रही थी क्योंकि स्पीड ज्यादा थी, अंदर आई, गिर गई, स्पीड कम हो गई, सीधी सीधी हो गई। यहाँ पर जैसे ही सॉलिड में आएगी फिर से इसकी स्पीड ज्यादा हो जाएगी, फिर से तांडव मचाने लगेगी। ये देखो, ये देखो। तो जहां पर इसकी स्पीड कम होती है, यहां से लेके यहां तक के प्लेस को हम इसका शैडो जोन बोल देते हैं क्योंकि यहाँ पर नहीं आ रही, इसकी शैडो बन रही है। तो ये कितने डिग्री होती है? ये 105 डिग्री से लेके 145 डिग्री तक का होता है इसका शैडो जोन। यहाँ पर भी सेम, है ना, 105 डिग्री से 145 डिग्री। समझ गए? अब एस वेव का शैडो जोन क्या होता है? एस वेव का शैडो जोन इतना खतरनाक क्यों है? क्योंकि एस वेव तो लिक्विड में ट्रेवल ही नहीं कर सकती, तो ये यहाँ घुसेगी ही नहीं, इसकी एंट्री ही बैन है, एंट्री बैन है, यहाँ पर आएगी ही नहीं। जब यहाँ पर नहीं आएगी तो यहाँ कैसे आएगी? इनर कोर में। तो जब यहाँ पर ये आई ही नहीं तो यहाँ से इसका शैडो जोन इतना बड़ा बन गया, देखो। सबसे बड़ा शैडो जोन आपका एस वेव का बन जाता है 105 डिग्री से लेके 105 डिग्री का, ठीक है। और इसे ही हम बोल देते हैं 40% ऑफ अर्थ। क्या है ये? एस वेव का शैडो जोन, एस वेव का शैडो जोन इतना बड़ा है कि 40% ऑफ द अर्थ को कवर कर लेता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, स्केल्स। रिक्टर स्केल में क्या होता है? रिक्टर स्केल में आप भूकंप की तीव्रता को मापते हैं, है ना। तीव्रता यानी
अब मैग्नीट्यूड को मापते हैं, मैग्नीट्यूड का स्केल है ये। और मार्केली स्केल क्या है? मार्केली स्केल पहले चलता था, ये भूकंप की इंटेंसिटी को मापता था, है ना, कि कितना इंटेंस है भूकंप। और मैग्नीट्यूड यानी तीव्रता, ठीक है। मैग्नीट्यूड कौन मापता है? रिक्टर स्केल। इसमें 1 से 10 तक के स्केल होते हैं, लेकिन 10 का कभी हमने भूकंप 10 मैग्नीट्यूड का कभी भूकंप नहीं आया। 2001 में आपके भुज में एक भूकंप आया था गुजरात में, वो 7 पॉइंट समथिंग रिक्टर स्केल का था, तो 7 हम मान के चलते हैं। तो ये बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है। लेकिन देखो, जब अगर 2 से मान लो 2 से 3 रिक्टर स्केल बढ़ा, तो रिक्टर स्केल पे तो हमें 1 बता रहा है, 1 पॉइंट बढ़ा, लेकिन एक्चुअली में ये 8 पॉइंट के समथिंग का होता है। यानी जब 8 पॉइंट बढ़ेंगे ना, तब हम रिक्टर स्केल में 1 पॉइंट आगे बढ़ा देंगे। तो आप समझो 7 रिक्टर स्केल का कितना भयानक भूकंप आया होगा, है ना। ठीक। 10 का बहुत रेयरेस्ट केस में आपको मैग्नीट्यूड का भूकंप आता है, आया ही नहीं है। मैक्सिमम आपका 9 तक जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो आप मैग्नीट्यूड, है ना। ये देखो, ये देखो। अब मार्केली स्केल में क्या होता है? मार्केली स्केल इंटेंसिटी मापता है भूकंप की, 1 से 11 तक इसमें स्केल होते हैं, देख सकते हो। पहले चलता था, अब नहीं चलता। और कुछ इसमें बताने लायक? अच्छा, 1883 में इटली के एक साइंटिस्ट थे, मार्केली, उन्होंने डिजाइन किया था, ठीक है। और रिक्टर स्केल आपका 1935 में बना है, ठीक है। समझ गए? यानी कंक्लूड अगर मैं करूं, तो आपका जो सिस्मोग्राफ होता है ना, आप सोच रहे होंगे भैया फिर सिस्मोग्राफ क्या होता है? सिस्मोग्राफ जो होता है वो वेव्स को मापता है, वेव्स की रीडिंग लेता है। आपका जो रिक्टर स्केल है वो भूकंप की तीव्रता को मापता है, यानी मैग्नीट्यूड को मापता है। और जो मार्केली है, मार्केली स्केल है, वो आपका इंटेंसिटी को मापता है। इसे आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट आपका रिक्टर स्केल है और सिस्मोग्राफ है, ठीक है। आ जाओ आगे। इफेक्ट्स क्या हैं अर्थक्वेक के? ग्राउंड शेकिंग, धरती का हिल जाना, ठीक है। स्ट्रक्चरल डैमेज, आपका जो स्ट्रक्चर है, मॉल है, बिल्डिंग्स हैं, उनका डैमेज हो जाना। लैंडस्लाइड, आपकी जो पहाड़ों में पहाड़ होते हैं, ये एकदम लैंड यहाँ से स्लाइड होके नीचे गिरने लगती है, लैंडस्लाइड हो जाती है। सुनामी क्या होती है? देखो, ये आपका है समुद्र, ये आपकी है ओशनिक क्रस्ट। सॉलिड बना देता हूं, ओशनिक क्रस्ट, समझ गए ना। अगर आपका भूकंप का हाइपोसेंटर यहाँ पे है क्रस्ट के, तो इसका एपिसेंटर कहाँ होगा? जस्ट ऊपर, ये इसका एपिसेंटर हो जाएगा और ये इसका हाइपोसेंटर हो जाएगा, है ना। तो अगर वो समुद्र के नीचे है, तो ये क्या करेगा? बड़ी बड़ी तीव्र तीव्र लहरें उत्पन्न करेगा समुद्र में, जो कि इतनी उछाल मारने लगेंगी, है ना। उससे ही हमें सुनामी सुनामी देखने को मिल जाएगी, बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। एवलांच क्या होते हैं? ये जो पहाड़ हैं, अगर मैं इनको बर्फ के पहाड़ बना दूं, तो जैसे वहां लैंडस्लाइड हो रही थी, यहाँ पर बर्फ की एक छोटी सी बॉल होगी, वो स्लाइड करेगी और होते 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 बड़ी होते 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 नीचे गिरेगी। नीचे गिरेगी तो जैसे ग्लेशियर से टूटती है बर्फ के पहाड़, गिरते हैं टूटते हुए, उनको हम एवलांच बोल देते हैं। बेसिकली जो लैंडस्लाइड है, अगर वो नॉर्मल पहाड़ से ना होके ग्लेशियर्स में या बर्फ के पहाड़ों में हो रही है, उसे एवलांच बोल देंगे। बर्फ नीचे गिरती है। ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको बताया, जो रैले वेव से आता है, यानी गोल 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 करके वहां पे यूं यूं करके वेव्स चलती हैं। तो आपकी अगर सरफेस है, यहाँ पर आपकी सरफेस है, तो आप सोचो कितना ऊपर ऊपर चले जाओगे, और जब ऊपर जाओगे खट से नीचे आओगे,
तो धरती चटक के आगे डिस्प्लेस हो जाएगी, जितना पार्ट यहाँ पे है आगे पहुंच जाएगा, ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। जंगलों में आग लग जाती है, वोल्केनो जब फायर होते हैं, हाँ इधर पर एक वोल्केनो भी लिख लेना। वोल्केनोज में से जब मैग्मा निकलेगा, लावा निकलेगा, जंगल में आग लगा देगा, घरों में आग लगा देगा, शहर में लगा देगा, समझ गए? आग लगा दी। टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक क्या होते हैं? टेक्टोनिक अर्थक्वेक, जो कि मैंने आपको बताया टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट से होते हैं। वोल्केनिक अर्थक्वेक कैसे होते हैं? वोल्केनिक अर्थक्वेक जो आपका डाइवर्जेंट वाली जो प्लेट्स होती है ना, जो एक के नीचे एक धस धस जाती हैं, जो हैवी जो डेंसर होगी वो हल्की वाली के नीचे धस जाएगी, जब धस जाएगी तो नीचे जाके पिघल जाएगी, मैग्मा बन जाएगा, लावा बन जाएगा। जब ज्यादा लावा बनेगा तो कहीं ना कहीं से तो निकलेगा, और जब निकलेगा तो अर्थ को भी शेक करेगा, उसे हम वोल्केनिक बोल देंगे। कोलैप्स क्या होती है? कोलैप्स होती है कि जब माइनिंग वगैरह होती है ना, जब माइनिंग होती है तो सीरीज में हम क्या करते हैं, केव्स जैसी बनाते हैं, ताकि हम यहाँ से यहाँ तक जाएं, यहाँ से यहाँ तक जाएं, यहाँ से यहाँ तक जाएं, यहाँ से यहाँ तक जाएं। तो जब एक सीरीज में भूकंप आया, यहाँ पे भूकंप आया और इस वाली में क्रैक आया या ये वाली ढह गई, तो ये भी ढह जाएगी, ये भी ढह जाएगी, ये भी ढह जाएगी। तो सीरीज ऑफ माइनिंग केव्स जैसी जो होती है ना, जब वो सीरीज में ढह जाती हैं, एकदम नीचे गिर जाती हैं, कोलैप्स हो जाती हैं, उससे अर्थक्वेक आ जाता है। लेकिन ज्यादा मैग्नीट्यूड का नहीं होता, ज्यादा नुकसान नहीं होता, लेकिन आता है। एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन कब होता है? जब हम माइनिंग वगैरह करते हैं तो हमको मिनरल निकालने के लिए एक्सप्लोड करते हैं, वहां पे हम एक्सप्लोड करते हैं, बम फोड़ देते हैं। जब इतनी तीव्रता का हम बम फोड़ देंगे वहां पे कि अर्थ एकदम शेक हो जाएगी, उसको एक्सप्लोजन बोल देंगे। रिजर्वॉयर, जब हम डैम वगैरह बनाते हैं, डैम वगैरह बनाते हैं, जैसे कोयना डैम बना था महाराष्ट्र में, कृष्णा की ट्रिब्यूटरी है ये कृष्णा की ट्रिब्यूटरी है, इसको आप याद रखिएगा, आगे हम पढ़ेंगे जब इंडिया पढ़ रहे होंगे। ट्रिब्यूटरी, ठीक है, इस पे बना है आपका कोयना डैम। जब कोयना डैम बन रहा था तब भी हमें भूकंप का सामना करना पड़ा, तब हमें पता चला कि अच्छा डैम बनाने से भी भूकंप आ जाता है। तो ये रिजर्वॉयर इंड्यूस्ड भूकंप आ जाते हैं, यानी मैन मेड हो गए, है ना, ये हो गए आपके। आगे देख लो सीस्मिक जोन क्या होते हैं। सीस्मिक जोन मतलब वो जोन जहां पर आपके भूकंप की तीव्रता नीचे से ऊपर जा रही है। तो पहले ये फर्स्ट से लेके फिर सेकंड थे, फिर थर्ड था, फिर फोर्थ था, फिर फिफ्थ था। अब फर्स्ट वाले में ज्यादा भूकंप आते ही नहीं थे, बिल्कुल ही नहीं आते, तो इसको गवर्नमेंट ने कैंसिल कर दिया। अब हम मापते हैं सेकंड से लेके फिफ्थ तक। तो सेकंड जोन के जो होंगे वो एकदम लीस्ट एक्टिव होंगे। ये देखो, ये वाला पार्ट आपका हो गया मध्य प्रदेश राजस्थान का एरिया, ये आपका छत्तीसगढ़ उड़ीसा महाराष्ट्र तेलंगाना, एकदम ही लाइट कलर का दिख रहा है जो, वो आपके सेकंड जोन में आ जाएगा, है ना। उससे हैवियर, उससे ज्यादा डेंसिटी का भूकंप, उससे ज्यादा आपको मैग्नीट्यूड का भूकंप देखने को मिलता है थर्ड वाले एरिया में, जोन 3 वाले एरिया में, जो कि मॉडरेट होता है। मॉडरेट मतलब ना ज्यादा कम ना ज्यादा बहुत ज्यादा। उत्तर प्रदेश का एरिया हो गया, झारखंड हो गया, ये मध्य प्रदेश का थोड़ा सा बेल्ट हो गया, ये राजस्थान का एरिया हो गया, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, है ना, ये वाला एरिया हो गया। फोर्थ का, फोर्थ जोन एकदम हाई होता है, हाई होता है। लद्दाख का एरिया हो गया, ये देखो लद्दाख, हिमालय की पूरी ये बेल्ट देखो, आगे अभी हम पढ़ेंगे हिमालय की बेल्ट इंडिया जब पढ़ रहे होंगे। यहाँ पर देखो फोर्थ जोन के भूकंप आते हैं कितने बड़े बड़े। गुजरात में जो भुज में भूकंप आया था, है ना, वो फिफ्थ जोन का था। ये यहाँ पे गुजरात में थोड़ी सी जगह ले लो, महाराष्ट्र की जगह ले लो, बिहार ले लो। उसके बाद आपका फिफ्थ जोन का भूकंप आ गया, सबसे ज्यादा मैग्नीट्यूड के भूकंप आते हैं यहाँ पर। ये देखो नॉर्थ ईस्ट का एरिया, आपके अंडमान का एरिया, ये अंडमान का एरिया, है ना, फिफ्थ जोन में पड़ता है। ये भुज वाला एरिया फिफ्थ जोन में पड़ता है, सौराष्ट्र वाला एरिया, थोड़ा सा उत्तराखंड। तो बेसिकली सेकंड से कम होगा थर्ड, सेकंड से ज्यादा होगा थर्ड, उससे ज्यादा होगा फोर्थ, उससे ज्यादा होगा फिफ्थ। समझ गए? ये सीस्मिक जोन होगा इंडिया के। रिंग ऑफ फायर क्या होते हैं? रिंग ऑफ फायर वो जगहें होती हैं, पैसिफिक ओशन में होती हैं सबसे पहले तो। रिंग ऑफ फायर पैसिफिक ओशन में वो जगहें होती हैं, वो बेल्ट होता है, ये पूरा देखो आप,
जहां पर सबसे ज्यादा वॉल्केनोज और सबसे ज्यादा अर्थक्वेक प्रेजेंट होते हैं। दीज एरियाज आर मोस्ट प्रोन टू वॉल्केनोज एंड अर्थक्वेक्स। जैसे आपका जापान वाला एरिया हो गया, या आपका इंडोनेशिया वाला एरिया हो गया, है ना। अर्थ के ऑलमोस्ट 75% वॉल्केनो है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में, है ना। और कितने अर्थक्वेक आते हैं? 90% अर्थक्वेक आते हैं पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में, इसलिए इसे हम आग का गोला कहते हैं। और इसी का दूसरा नाम है सरकम पैसिफिक बेल्ट, भी इसी को कहते हैं। सरकम पैसिफिक बेल्ट भी इसी को कहते हैं, है ना, याद रखेंगे। पैसिफिक ओशन के चारों तरफ वो वाले एरिया जिनमें बहुत ज्यादा भूकंप और बहुत ज्यादा वॉल्केनोज हैं, उन्हें हम रिंग ऑफ फायर के नाम से जानते हैं। यहीं पर आपकी कोरिली ट्रेंच भी है, जापान के कुछ एरिया हैं, इंडोनेशियन एरियाज हैं, पेरूचिली ट्रेंच भी आपकी यहीं पर है ना। इन्हें हम रिंग ऑफ फायर बोल देते हैं। आ जाओ प्रीवियस ईयर में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में चलो वीडियो पॉज करो और आंसर दो। बताइए भैया, which of the following statement regarding earth internal structure is correct? The oceanic crust is heavier than continental crust. बताइए। Most of the earth internal heat is contained within the mantle. Large convective cells in the crust calculate heat and drive plate tectonics processes. बताइए, एनडीए 2024 का है। तो पहला वाला तो ओशनिक क्रस्ट जो है वो हैवी है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से, बता दिया मैंने। मोस्ट ऑफ अर्थ की इंटरनल हीट कंटेन होती है मेंटल में, जो कि सही बात है। यहीं पर आपको कन्वेक्शन करंट भी देखने को मिलता है ना। लार्ज कन्वेक्टिव सेल्स इन क्रस्ट, नहीं भैया, क्रस्ट में नहीं, मेंटल में। थर्ड वाला हो गया गलत और फर्स्ट और सेकंड हो गया सही। विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेज इज फंडामेंटल इन नेचर? भाई ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग एंड वीक, नेगुलर फोर्स, तीनों ही तो हमारे फंडामेंटल है नेचर के। जब हम फोर्सेस पढ़ रहे होंगे तो आगे आपको समझ में आएगा कि मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, ये इस चैप्टर का क्वेश्चन नहीं है। हु इज द फादर ऑफ जियोलॉजी? जेम्स हटन। क्वेश्चन आ चुका है ये सीजीएल में। फिर है आपका, which of the following is scientific discipline concerned with the description and classification of earth topographic feature? अगर यहाँ पर जियोलॉजी होता तो आप जियोलॉजी मार्क करते नहीं है, तो आप जियोमॉर्फोलॉजी करेंगे, ठीक है। जियोमॉर्फोलॉजी में रॉक्स वगैरह के भी अध्ययन आ जाता है, लेकिन यहाँ पर जियोलॉजी नहीं है। जियोलॉजी का मतलब होता है, जियोलॉजी मतलब इंटरनल पार्ट का अध्ययन, इंटरनल पार्ट ऑफ अर्थ, है ना। इसी के फादर हैं जेम्स हटन। और ज्योग्राफी जो है, ज्योग्राफी मतलब हम जब सरफेस की गणना करते हैं, एटमॉस्फेयर को देखते हैं, वो सब ज्योग्राफी होता है। जियोमॉर्फोलॉजी में आपकी रॉक्स वगैरह भी आ जाती हैं, आगे हम पढ़ेंगे। आगे आ जाओ। इस क्या है? Dash is the study of distribution and movement of water both on the below earth surface as well as the impact of human activity on water availability and the condition। बहुत ज्यादा वाटर हो गया है, इसीलिए बिना देर किए हाइड्रोलॉजी। बायोलॉजी तो भैया, बायोलॉजी, इकोलॉजी, एंथोलॉजी बिल्कुल नहीं, सब आपको पता ही है। हाइड्रोलॉजी मतलब वाटर की स्टडी। आगे आ जाओ। द हाईली विस्कस, मैकेनिकली वीक एंड डक्टाइल रीजन ऑफ द अर्थ। डक्टाइल मतलब लचीला, है ना। विस्कस बोल दिया, गाढ़ा भी है भैया, लचीला भी है। कौन सा रीजन है अर्थ का? एस्थेनोस्फेयर, जहां पर मैग्मा है। लिथोस्फेयर तो बिल्कुल नहीं है, जस्ट उसके ऊपर है, सॉलिड पार्ट है ना। एक्सोस्फेयर ये तो एटमॉस्फेयर है अर्थ का, अभी हम पढ़ेंगे आगे। एटमॉस्फेयर है। मीजोस्फियर, यहीं पर तो आपके मीटियोर्स वगैरह बर्न होते हैं, ये भी एक मीटियोर्स, ये भी एक एटमॉस्फेयर है ना। तो इसका आपका सही आंसर है एस्थेनोस्फेयर।
द पॉइंट ऑन द सरफेस नियरेस्ट द फोकस ऑफ द अर्थक्वेक इज कॉल्ड, बताओ। फोकस को ही तो हम हाइपोसेंटर बोलते हैं, लेकिन उसके ऊपर के पॉइंट को क्या बोलेंगे? एपिसेंटर। इसको कहते हैं हम फोकस। एपिसेंटर मतलब उसके जस्ट ऊपर का, सबसे निकट सतह। डैश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, क्या बताओ? मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या जिम्मेदार है? अभी मैंने आपको बताया, वैन एलन बेल्ट यही तो है आउटर कोर में। यहीं के तो मेटल जब घूमते हैं, क्योंकि लिक्विड पार्ट है ना आउटर कोर, यहीं पर जब मेटल अर्थ की रोटेशन के साथ घूमेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेंगे, जिससे सोलर रेडिएशन से बचा जाता है। क्रस्ट थोड़ी है, मेंटल थोड़ी है, इनर कोर थोड़ी है। आ जाओ। अर्थ कोर इज मेनली मेड अप ऑफ, अर्थ का कोर यानी नीफे, बताया ना मैंने, नीफे। ये नी मतलब निकेल, फे मतलब आयरन, सीमा मतलब मेंटल, सियाल मतलब क्रस्ट। चलिए, थैंक यू एंड जय हिंद सभी को। वीडियो आज का थोड़ा छोटा था तो अच्छे से देखना, फोकस के साथ देखना। अब से थोड़े छोटे ही वीडियो आएंगे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, इसके बाद तुरंत पीडीएफ ले लेना, वहां से, यहाँ से स्कैन कर लो, यहाँ से लिंक ले लो, ठीक है। प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं देखे तो देख लो, मैंने यूनिवर्स पढ़ा दिया है फर्स्ट लेक्चर में। सेकंड लेक्चर में मैंने लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स, रोटेशन और रेवोल्यूशन वगैरह पढ़ा दिए हैं, टाइडल फोर्स पढ़ा दिए हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच, है ना। थैंक यू, जय हिंद।